हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एवं रेस्पायरेशन, जिससे संबंधित हम 4-5 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ये हमारा अगला पार्ट वीडियो बन रहा है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में रेस्पायरेशन कैसे हो, ब्रीदिंग कैसे होता है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और छोड़ना का जो क्रिया है वो किस प्रकार से होता है ह्यूमन के अंदर। देखिए, कोई भी काम हम लोग जब करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, बहुत सारा प्रोसेस से, प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से जो रेस्पायरेशन है ये हमारे शरीर के अंदर होने वाला क्रिया है, ठीक। और इस क्रिया से हम लोग एनर्जी बनाते हैं अपने शरीर के अंदर। अब ये जो एनर्जी बनाने का काम है, इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को हमने पहले के वीडियो में बताया है, तो आप पहला का वीडियो जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आते चला जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उस प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस था वो था ब्रीदिंग। ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग कैसे होता है। ब्रीदिंग मतलब कुछ सांस लेना और सांस को छोड़ना। ब्रीदिंग में क्या काम होता है, सांस को लिया जाता है, हवा को अंदर लिया जाता है और उस हवा को फिर बाहर छोड़ा जाता है। ये काम होता है किसमें, ब्रीदिंग में हम लोग, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो जो हवा का आदान प्रदान हो रहा है अंदर और बाहर, ये किसके किसके बीच होता है भाई, तो ये जो है हमारे लंग्स और बाहरी वातावरण के बीच में होता है। तो ये हमारा लंग्स और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये एटीएम का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में लिखा जाता है एटमॉस्फेयर को एटीएम। तो ये एटीएम बाहर है और ये लंग्स हमारे शरीर के अंदर है, और इन्हीं दोनों के बीच हवा का आदान प्रदान किया जाता है। ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। किसके किसके बीच, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच छोड़ा जाता है, ठीक है। अब इस चीज को, अब ऐसा क्या किया जाए कि हवा अंदर आए और बाहर जाए, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए, हवा को लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच आदान प्रदान करने के लिए इन दोनों के बीच प्रेशर का अंतर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेशर का एक अंतर बनाया जाता है। मतलब एक जगह प्रेशर ज्यादा किया जाएगा और एक जगह कम किया जाएगा, तब जाके हवा क्या होगा, अंदर बाहर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से हवा कहाँ तक जाता है, प्रेशर जहाँ कम होता है उस तरफ फ्लो करता है, ठीक है। जहाँ प्रेशर हवा का ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ से हवा प्रेशर कम वाला प्रेशर क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रेशर में क्या करना होगा, अंतर बनाना पड़ेगा, अंतर क्रिएट करना होगा, तब हवा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अब मान लीजिए कि जो लंग्स है और एटमॉस्फेयर है, दोनों जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, हवा का बराबर है, तो हवा का आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि बराबर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है, संतुलित है, तो संतुलित में बहाव नहीं होता है। जब प्रेशर कहीं घट जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा वाला से कम की तरफ हवा बह जाएगा। तो अगर हमको हवा को अंदर लाना होगा यहाँ लंग्स में, तो लंग्स का प्रेशर को क्या करना होगा, कम करना होगा, तब जाके हवा फसार से अंदर घुस जाएगा, किसमें, लंग्स में। क्योंकि जो हवा है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाता है। तो अगर हमको अंदर लाना होगा तो यहाँ प्रेशर को कम करना होगा, फट से हवा घुस जाएगा। अब अगर इसको बाहर फेंकना होगा तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हवा का, उससे ज़्यादा प्रेशर यहाँ करना होगा, तब जाके ज़्यादा से कम की तरफ हवा जाएगा। तो ये काम होता है ब्रीथिंग के समय। हवा लेने के समय लंग्स में जो प्रेशर है वो कम कर दिया जाता है, तो हवा फट से कहाँ घुस जाता है, लंग्स में घुस जाता है फटाफट। और जब बाहर निकालना होता है तब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या करना होता है, हमको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह का प्रेशर है, एक लंग्स में और एक एटमॉस्फेयर में। तो जो लंग्स का प्रेशर है उसको कहा जाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। और जो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। है तो पहले से जानते थे आप। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहाँ होता है, ये हमारे लंग्स के अंदर जो हवा का दबाव है उसको हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में जो हवा का दबाव है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लंग्स में जो हवा है वो जो लंग्स में प्रेशर लगा रहा है उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रेशर में हमको अंतर बनाना होता है, किस लिए, हवा को अंदर लेने और बाहर छोड़ने के लिए।
अंदर लेते समय इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को बढ़ा देना होगा, घटा देना होगा, तब जाके एटमॉस्फेयर से हवा हाथ से घुस जाएगा कहाँ, लंग्स में। और लंग्स से बाहर हवा निकालने के लिए हमको लंग्स का प्रेशर मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा से कम की तरफ हवा चला जाएगा। ज़्यादा कहाँ हो गया, लंग्स में, और कम कहाँ हो गया, एटमॉस्फेयर, तो फुस से हवा निकल जाएगा कहाँ, बाहर। और ये चीज़ करने के लिए हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हमारे बाहरी शरीर को इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये जो काम है हवा लेना और छोड़ने का, ये अपने आप होता है। हम लोग इसके लिए, हमारा जो बाहरी शरीर का अंग है वो इसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं करता, इसके लिए कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाता। हमें एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा रामदेव जी बैठ के दोनों हाथ पसार के ऐसा करते हैं, इस चीज़ का करने का कोई ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। स्पेशल काम नहीं करना पड़ता है, हमको पता भी नहीं चलता कि सांस अंदर जा रहा है कि अंदर आ रहा है। अगर हम अपने काम में व्यस्त रहें, नॉर्मली एकदम व्यस्त रहें, तो हमको पता ही नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो आपके उपस्थिति के बिना भी ये क्या कर सकता है, आप अगर सुतलो रहेंगे तो ये काम चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल करना पड़ेगा पूरा दम लगा के, जैसे कभी कभार कर लेते हैं हम लोग, तो वो चीज़ नहीं है। तो ऐसा क्या चीज़ है हमारे शरीर में जो लंग्स का जो प्रेशर को बढ़ा दे रहा है और कभी घटा दे रहा है, तो इसके पीछे काम करता है हमारा थोरेसिक कैविटी या रिब केज, ठीक है। हमारे शरीर में रिब केज है, थोरेसिक कैविटी है, यही जो है लंग्स के प्रेशर को बढ़ाता और घटाता है। देखिए थोरेसिक कैविटी क्या है, तो थोरेसिक कैविटी एक बंद चेंबर है, एक बंद सा कमरा है, ठीक है, जिसमें हवा भरा होता है, ठीक। उसमें अगर थोड़ा सा भी घटाव बढ़ाव करते हैं तो हमारा लंग्स में घटाव बढ़ाव हो जाता है। ये थोरेसिक कैविटी का चीज़ का बना हुआ है, तो स्टेर्नम, रिब, वर्टिब्रल कॉलम और डायफ्राम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन कहते हैं जो पीछे साइड में है, ठीक है। तो ये जो है हमारा रिब केज इसी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आगे साइड में हमारा स्टेर्नम है, जो थोरेसिक कैविटी कहाँ है हमारा, हम पहले ही बताते थे कि गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का जो हिस्सा है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक थोरेसिक चैम्बर और एक है एब्डोमिनल चैम्बर। जो छाती वाला भाग है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं और जो पेट वाला भाग है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और ये दोनों कैविटी क्या है, अलग है एक दूसरे से, किसके द्वारा, डायफ्राम के द्वारा अलग है, ठीक है। अभी जो कैविटी है, जो रिबकेज है, ये चार चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आगे की साइड देखेंगे तो क्या है, इसमें स्टेर्नम है। स्टेर्नम मतलब होता है छाती का हड्डी, ठीक, छाती का हड्डी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ब्रेस्ट बोन। कौन सा बोन, ब्रेस्ट बोन। यहाँ ब्रेस्ट होता है और इसके सामने यहाँ पे क्या है, एक हड्डी है जिसे हम लोग ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और थोरेसिक कैविटी का जो आगे का हिस्सा है वो यही है, स्टेर्नम। और उसको अगर साइड से देखेंगे, इसके साइड में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के साइड में क्या है, तो रिब्स है, पसलियाँ पाई जाती हैं। 12 वो क्या है, पसली है। 12 पसली इधर, 12 पसली इधर, टोटल 24 पसली से मिलके बना हुआ साइड की तरफ से। अब पीछे की तरफ आए तो पीछे की तरफ हमारे यहाँ क्या है, बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें बैकबोन है पीछे की साइड। और अगर नीचे की साइड की बात करें तो नीचे हमारा है डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। तो ये चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है और एक हवा से भरा हुआ टाइट चेम्बर है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, और इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो आपको उस सिस्टम के अनुसार क्या करना होता है, काम करना पड़ता है। जैसे सिस्टम कहेगा वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिए थे पिछले वीडियो में कि जब कोई शादीशुदा लड़का जब विवाह नहीं किया रहता है तो वो अपने फ्री मन से चलता है, लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाता है, ब्याह कर लेता है, तो ब्याह का जो नियम कानून था उससे हिसाब से उसको चलना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो वही बात यहाँ पे, थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा लंग्स होता है और ये थोरेसिक कैविटी सिस्टम है। अब ये जो लंग्स है ये हमारा किस में है, थोरेसिक कैविटी में। तो इसको थोरेसिक कैविटी के अनुसार लंग्स को काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक ये सिस्टम में जुड़ चुका है, तो जैसे सिस्टम करेगा वैसे इसको भी करना होगा। अब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब
सिस्टम का वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये जो लंग्स का जो प्रेशर है बढ़ाने और घटाने में कौन मदद करता है, थोरेसिक कैविटी मदद करता है। अब देखिए प्रेशर बढ़ाने और घटाने में एक चीज को याद रखना होगा कि जो प्रेशर है वो एरिया के साथ साथ डिपेंड करता है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। अगर जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिस जगह पे वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस जगह पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम ये कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हमको देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसा स्थिति था कि दोनों जगह प्रेशर क्या है, बराबर है, ठीक है, मतलब कि दोनों जगह जो वॉल्यूम है वो दोनों जगह का वॉल्यूम क्या है, बराबर। लंग्स का भी वॉल्यूम और एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम एक स्थिति में क्या था, बराबर था। अब इसमें क्या कर दिए, लंग्स का वॉल्यूम हम बढ़ा दिए। लंग्स का वॉल्यूम क्या कर दिए, इसको फुला के, अब इसका जो एरिया है वो क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अभी इतना वो था, इसको फुला दिए तो इतना बड़ा हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इसका बढ़ गया, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है उस जगह का जो प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको हवा को अंदर लाना होगा तो लंग्स का जो वॉल्यूम उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और फर्स्ट से हवा लंग्स के अंदर घुस जाएगा। अब अगर हमको हवा को बाहर निकालना होगा तो वॉल्यूम को छोटा करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसको छोट करेंगे दबा के तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा कम, ये ज़्यादा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो जाएगा कम, तो यहाँ से हवा फुस से निकल जाएगा, ठीक है। और इस थोरेसिक चैम्बर को, और इसका वॉल्यूम कब बढ़ेगा और कब घटेगा, जैसे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा लंग्स का वॉल्यूम भी अब घट जाएगा। तो इस थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा है और घट रहा है इसके पीछे कौन काम कर रहा है, ठीक है। ये तो एक चैम्बर है, इस चीज से बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज है जो इस चैम्बर की वॉल्यूम को बढ़ा घटा रहा है और उसके साथ साथ लंग्स की वॉल्यूम और लंग्स का वॉल्यूम भी घट बढ़ जा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसा चीज है। देखिए जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने और घटाने में दो चीज मदद करता है। कितने चीज, दो खास चीज हैं किसमें, थोरेसिक कैविटी में। ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाने वाला दो ऐसा खास चीज है जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम उसको बढ़ाता और घटाता है। तो वो दो खास चीज क्या है, तो पहला तो हमारा डायफ्राम है, क्या है, डायफ्राम, और दूसरा हमारा है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये डायफ्राम तो हम लोग जानते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी है उसके नीचे वाला हिस्सा में मांसपेशी का बना हुआ एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम हमारे गर्दन से लेकर के कमर तक के जो हिस्सा है उसको दो भाग में बांटता है, ठीक। और दूसरा हमारा इंटरकोस्टल मसल्स, ये कहाँ होता है, तो इंटरकोस्टल मसल्स दो रिब्स के बीच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दो रीढ़ का जो हड्डी है उसके बीच में पाया जाने वाला एक खास प्रकार का मसल्स है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन होता है, फैलाव और सिकुड़न होता है। इस इंटरकोस्टल मसल्स में कहाँ पाया जाता है, ये दो रिब्स के बीच में पाया जाने वाला मसल्स है, ठीक है। यही दोनों जो मसल्स है, ये भी मसल्स है, ये भी क्या है, मसल्स है। ये दोनों मसल्स ही हमारे थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाता और घटाता है। जब इसमें फैलाव हो जाता है दोनों में तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब दोनों सिकुड़ जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। किसका, थोरेसिक कैविटी का। और जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह का होता है, कितने तरह का, दो, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, इनर और आउटर, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे ये कैविटी है, ठीक है, तो इस कैविटी कहाँ है, अंदर की ओर है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन दो हिस्सा है, इस लाइन का दो भाग है, एक अंदर की ओर भाग है और एक बाहर की ओर भाग है। तो अंदर की जो मसल्स है उसको हम लोग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहेंगे, और जो बाहर जो मसल्स है ऊपर की ओर जो मसल्स है उसको क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दोनों का काम एक ही है, दोनों मसल से ही, बस जो अंदर की तरफ है तो उसको इंटरनल बोलती है और बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल बोलती है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको करना है इनहेलेशन। ब्रीदिंग में दो काम होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन कैसे होता है, इनहेलेशन हमको करना है, इसका मतलब हवा को, किसको, हवा को बाहर से किस में लाना है, लंग्स में लाना है,
किसमें लाना है, लंग्स में। ये हमारा लंग्स है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है बाहर। तो हवा को बाहर से लाना है अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंग्स में प्रेशर कम करना पड़ेगा। जो लंग्स का प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करना होगा, तभी तो हवा कहाँ से आएगा, ज़्यादा से कम की ओर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को हम लोग कम कर दिए, तो फट से हवा एटमॉस्फेयर से फुस से कहाँ घुस जाएगा, लंग्स में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोरेसिक चैम्बर को या थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक लंग्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में है। जैसे थोरेसिक कैविटी काम करेगा वैसे ही लंग्स भी काम करेगा। तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जहाँ वॉल्यूम बढ़ता है वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को फैलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ फैलता है और इंटरकोस्टल मसल से वो ऊपर की तरफ फैलता है। ठीक है, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ फैलता है। ठीक है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, अगर देखते होंगे जब सांस हम लोग अंदर लेते हैं अगर जोर से, तो हमको महसूस होता है कि कुछ नीचे की तरफ धंस रहा है। ऐसे अगर सांस लेंगे तो ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ कुछ क्या जा रहा है, धंसल जा रहा है, और ये जो छाती हमारा ऊपर उठ ले जा रहा है, जो रिब का जो हड्डी है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, और जो डायफ्राम वो नीचे धंस रहा है। इसका मतलब डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ खिंचाता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो बाहर की तरफ खिंचाता है, और इसके खिंचाव के कारण जो रिब्स है वो भी साथ साथ खिंचाता है, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ ये इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स से। जब ये ऊपर की तरफ खिंचाता है तो रिब्स भी ऊपर उठ जाता है, तो दोनों तरफ से वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक इधर से भी बढ़ जाता है, ऊपर नीचे की तरफ से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस हिस्सा और इस हिस्सा से भी वॉल्यूम बढ़ता है, इधर से भी और नीचे से भी, और इधर से और इधर से भी वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे पीछे से रिब्स किधर है, देखिए पीछे भी रिब्स है और आगे भी है, तो जब रिब्स उठेगा तो ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब डायफ्राम नीचे खिंचाएगा, डायफ्राम का नीचे, तो नीचे और ऊपर की ओर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो दो तरह से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, कब, इनहेलेशन में। एक तो कैसे बढ़ता है, एक बढ़ता है हमको एंटेरियो पोस्टेरियर रीजन में। कैसे, एंटेरियो पोस्टेरियर रीजन। एंटेरियर मतलब क्या होता है, देखिए एंटेरियर पार्ट उसको कहते हैं जो हमारा मुंह की तरफ है, मुंह का हमारा ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ऊपर का जो हिस्सा उसको हम लोग एंटेरियो कहते हैं या फ्रंट पार्ट कहते हैं। ठीक है, और पोस्टेरियो का मतलब होता है जो हमारा एनस का पार्ट है, जिधर से हमारा मल निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टेरियर रीजन। ठीक है, ये एंटेरियर रीजन, और एंटेरियर रीजन मतलब मुंह वाला भाग, और पोस्टेरियर मतलब एनस वाला भाग। तो एनस किधर है, नीचे की तरफ है, और मुंह किधर है, ऊपर की ओर है। तो ऊपर नीचे का जो हिस्सा बोलते हैं उसको बोलते हैं एंटेरियो पोस्टेरियर रीजन। तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम जब फैलता है तो किस तरफ का वॉल्यूम बढ़ता है, एंटेरियो पोस्टेरियर रीजन का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, और जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर की ओर खिंचाते हैं, तो हमारा आगे और पीछे का वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, छाती फूल रहा है, तो पीछे आगे का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं डोर्सोवेंट्रल रीजन। क्या बोलते हैं, डोर्सोवेंट्रल। वेंट्रल मतलब आगे की ओर, और डोर्सो का मतलब पीछे की ओर। ठीक है, तो जब इंटरकोस्टल मसल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फैलते हैं, तो डोर्सोवेंट्रल वाला रीजन में वॉल्यूम बढ़ता है, आगे पीछे की ओर वॉल्यूम बढ़ता है, और डायफ्राम के कारण ऊपर नीचे का वॉल्यूम बढ़ता है। कुल मिला के थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, अब घटेगा तो फट से हवा एटमॉस्फेयर से नीचे घुस जाएगा, किसमें, लंग्स में घुस जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम लोग इन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या करना है, हवा को बाहर फेंकना है। ठीक है, ये हमारा लंग्स है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो हवा को क्या करना होगा, हमको बाहर निकालना होगा। एक्सहेलेशन क्या करते हैं हम लोग, हवा को बाहर निकालते हैं। तो हवा बाहर कब जाएगा, जब बाहर का प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर से कम होगा, क्योंकि हवा हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है। यहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा, तब हवा यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई,
तो हमको लंग्स में प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ का वॉल्यूम को क्या करना होगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो लंग्स का जब वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा हवा बाहर फंस से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उसको भी क्या करना होगा, कम करने का पड़ेगा, तभी जाकर के लंग्स का वॉल्यूम घटेगा। और इसके लिए क्या करेंगे, तो डायफ्राम जो पहले फैला था उसको वापस अपने स्थिति में ला देंगे और इंटरकोस्टल मसल से उसको भी वापस अपने स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा। तो आप महसूस भी करते हैं जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि डायफ्राम लगता है जैसे नीचे से कुछ ऊपर चढ़ रहा है और छाती क्या है, अंदर की तरफ धंस रहा। ठीक है, जैसे सांस लीजिए तो क्या हुआ, डायफ्राम नीचे गया, अब छतिया ऊपर खुल गया। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया और हवा अंदर घुस गया। ठीक, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, अंदर कम हो गया लंग्स में, तो फट से हवा क्या हो गया, नाक से होते हुए लंग्स में चल गया। अब सांस को छोड़ दीजिए तो क्या हुआ, जो डायफ्राम था ऐसा लगा कि नीचे से ऊपरे चढ़ गया। कुछ ऐसा है जो नीचे जो पेट की तरफ से कहाँ चल रहा है, घुस रहा है छाती की तरफ, और जो हमारा छाती वो किधर चल गया, अंदर की तरफ धंस गया। क्यों, तो इससे क्या हुआ, तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। पहले बढ़ा था, अब जब सांस छोड़े तो क्या हो गया, घट गया। और वॉल्यूम घटा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया तो हवा फट से कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है और इस चीज़ को करने में हमारा थोरेसिक कैविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसमें भी कौन सा, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। जब डायफ्राम फैलता है तो एंटेरियो पोस्टीरियर रीजन में वॉल्यूम बढ़ता है, ऊपरी और नीचे। ठीक है, एंटेरियो मुंह की तरफ ऊपर, मुंह हमारा ऊपर है, और एनस की तरफ वो बोलते हैं पोस्टीरियर, जो हमारा नीचे है। तो ऊपर नीचे का जो हिस्सा उसको एंटेरियो पोस्टीरियर कहते हैं। किसके फैलने से होता है, डायफ्राम के फैलने से वॉल्यूम बढ़ता है। और एक होता है हमारा डोर्सो वेंट्रल। डोर्सो का मतलब होता है पीछे का भाग और वेंट्रल का मतलब होता है अगला भाग। ठीक, तो आगे पीछे जो वॉल्यूम बढ़ता है वो इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से बढ़ता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि एंटेरियो पोस्टीरियर में जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो किसके कारण, डायफ्राम के कारण। और डोर्सो वेंट्रल जब वॉल्यूम बढ़ता है तो किसके कारण, इंटरकोस्टल मसल्स के कारण बढ़ता है। ठीक है, ये दोनों स्पेशल मसल्स हैं जो हमारे लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाने, घटाने और प्रेशर को कम बेसी करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार से मैकेनिज्म किया जाता है ब्रीदिंग का, तब जाके सांस अंदर और बाहर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आगे हम लोग पढ़ते हैं और भी चीज़ें।